हेलो गाइस। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मियू के अंकल को पुलिस लेकर चली जाती है। अब मियू अकेली रह गई थी। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो साथ में हासुदा उसे कहता है, तुम अकेली कैसे रहोगी, क्यों ना तुम इतने दिन मेरे घर पर रह लो जब तक तुम्हारे अंकल वापस नहीं आ जाते। और फिर हासुदा मियू को लेकर अपने घर आ जाता है। वो वहां पर आती है। जब पानी पी रही थी तो उसमें उसने बहुत सारा सॉल्ट डाल दिया था। ये देखकर हासुदा काफी हैरान था और वो भी यही रेसिपी ट्राई करता है, लेकिन उससे तो एक सिप भी नहीं लिया जा रहा था। अब थोड़ी देर बाद जब वो लिविंग एरिया में अकेली बैठी हुई होती है तो उसे लगता है कि बाहर से कोई आया है। वो डर के मारे छुप जाती है। एक्चुअली वहां पर हासुदा की भाभी आई थी। हासुदा उससे बातें करने लगता है और इतारो देखता है कि मियू साइड पर बैठकर छुपी हुई है। वो भी उसी के साथ बैठकर बातें करने लगता है। बताता है कि एक्चुअली हमारी सिस्टर इन लॉ हमारी बचपन की फ्रेंड है और हमारी से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है। इतने में मियो के ऊपर वहां पर एक आटे की ट्रे गिर जाती है। हासुदा भी वहां पहुंच जाता है और उसे साफ करते करते वो खुद भी आटे में भर गया था। ये सब देखकर सिस्टर इन लॉ और इताओ दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और कहते हैं मियो और हासुदा दोनों इकट्ठे बहुत अच्छे लगते हैं। और मियो से वादा भी लेते हैं कि तुम हमारे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी। मियो ये सब सुनकर काफी एम्बैरेस हो जाती है। मियो की हरकतें काफी डिफरेंट थी, आम इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। हासुदा देखता है कि वो ह्यूमिडिफायर बहुत ज्यादा यूज करती है। वो हर बात उसकी वाली अपनाना चाहता था लेकिन कर नहीं पाता था क्योंकि वो किसी और दुनिया से आई हुई थी। आज मियो से मिलने के लिए उसके लैब वाले फ्रेंड्स भी हासुदा के घर पर आ जाते हैं। अब जब शाम को कोतारो वापस आता है तो वो देखकर हैरान था। उसके घर में इतने सारे लोग थे, उसका मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन हासुदा के सामने वो खामोश रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। इतने में मियू को अंकल की कॉल आती है। वो कहते हैं कि वो रिपोर्टर ज्यादा जख्मी नहीं हुआ था, इसलिए मुझे वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से रिपोर्टर्स मेरे घर को घेरे हुए होंगे, इसलिए आज रात को मैं लैब में ही सोऊंगा और तुम भी जहाँ पर हो वहीं रहना, वरना रिपोर्टर्स तुम्हें भी पकड़ने आ जाएंगे। हासुदा आज मियू की फेवरेट डिश ट्राई करने की कोशिश करता है जो कि सीवीड थी। वो मियू के प्यार में बहुत सी नई नई चीजें ट्राई कर रहा था जो उसकी बॉडी स्टैंड नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो कोशिश तो करता है। फिर हमें दिखाते हैं कि इतारो थोड़ा सस्पिशियस इंसान है और वो लैब में एक हैकर के साथ मिलकर अपनी कंपनी के शेयर्स के डाटा में कुछ गड़बड़ करता है। लेकिन जब भी आयका उसे देखती थी तो वो हर चीज छुपा लेता था और उसे अपना कोई भी राज नहीं बताता था। उधर अनिशी वो काफी हैरान था कि मियू इतनी देर पानी में कैसे रह सकती है। वो उसके बारे में बहुत सी चीजें सर्च करता है। वो अपने आइडियाज को असेंबल करके गूगल पर सर्च करने लगता है। इन दी एंड उसे एक आइडिया ये भी आता है कि कहीं मियू एक मरमेड तो नहीं है। उसी टाइम पर दिखाते हैं कि हासुदा और मियू दोनों अपने घर में एक रोमांटिक से सेटअप के सामने बैठे हुए होते हैं। वहां पर वो अपने दिल की बहुत सारी बातें एक दूसरे से करते हैं। हासुदा मियू का हाथ पकड़कर उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ, आई लव यू मियू। और मियू भी उसे आई लव यू टू बोलती है। यहाँ पर वो दोनों हक करते हैं और बहुत सा समय इकट्ठे बिताते हैं। हासुदा वहां पर उसके शोल्डर पर सर रखे सो जाता है। यहाँ पर मियू को अपनी पुरानी यादें आने लगती हैं कि किस तरह से मियू के अंकल ने उसे इंसानों की दुनिया में एडजस्ट कराया था। वो उसे यही बताते हैं कि तुम्हारा जो भी मिशन है तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर पूरा करना होगा, वरना उसके बाद तुम्हारी बॉडी इस एनवायरनमेंट में नहीं रह पाएगी। अब मियू जब बहुत प्यार से हासुदा को देख रही थी तो वहीं पर उसकी आंख खुलती है और वो दोनों यहाँ पर एक किस भी करते हैं। कोतारो ने भी देख लिया था कि वो दोनों आजकल बहुत क्लोज हैं। अब वो रिपोर्टर वाला इशू आजकल न्यूज में बहुत चल रहा था, जिसकी वजह से हर तरफ यही बात चल रही होती है सोशल मीडिया पर भी कि मियू एक सस्पिशियस बैकग्राउंड रखती है। एक्चुअली उस रिपोर्टर को मियू के पीछे किसी ने लगाया था और हासुदा को अंदाजा हो जाता है कि वो उसके भाई कोंतारो के अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। मियू के अंकल उस लैब के इंचार्ज थे, लेकिन उनके जो बॉस थे वो भी आजकल उनसे सवाल करने लगते हैं और कहते हैं कि इसके बैकग्राउंड के बारे में हर डाटा हमें सबमिट कराओ। उधर कोंतारो आजकल अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, लेकिन वो किसी सूरत भी ये नहीं चाहता था कि हासुदा वापस ऑफिस में आए या फिर उसे कोई भी लीडरशिप मिले। इतारो इस बात से काफी अपसेट हो जाता है क्योंकि उसका भाई अभी तक बचपन के वाकये की वजह से हासुदा को माफ नहीं कर सका था। इतारो इस सबसे डिस्टर्ब होकर कंपनी से रिलेटेड अपनी कोई प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन आयका को शक हो जाता है और उसे ये पता चल जाता है कि उसकी रिसर्च लैब में जो हैकर है इतारो उसके साथ हमेशा ऑनलाइन रहता था और इसका उसे प्रूफ भी मिल चुका था। उधर कोंतारो एक और रिसर्च लैब से रात के वक्त मीटिंग करता है। उस वक्त ऑफिस में और कोई भी नहीं था और वो उनको कहता है कि आपने रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी करनी है ताकि हमें इजाज़त मिल जाए और कोई एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट ना हो हमारे अंडर सी एक्सप्लोरेशन की वजह से। लेकिन यही बातें वहाँ पर मियू का टर्टल सुन रहा था।
म्यू जब घर वापस लौटती है तो अंकल उसे वो सारा कुछ दिखाते हैं और कहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पर तुम्हारे से रिलेटेड बहुत बस चल रही है, इसलिए रिपोर्टर्स से बच के रहना, बाकी हर चीज़ मैं संभाल लूँगा, तुम बस अपने मिशन पर फोकस रखो। अब अगले दिन जब वो ऑफिस में जाती है तो म्यू को वही टर्टल वो सारी कहानी सुनाता है कि किस तरह से कुंतारो एक और लैब के साथ काम कर रहा है। अब वो यही बात जाकर हासुदा को बताती है। हासुदा हैरान था, तुम्हें कैसे पता चला? वो कहती है तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन सच बताऊं, इस टर्टल ने मुझे बताया है। सरप्राइजिंगली हासुदा हंसने लगता है और कहता है मुझे तुम पर भी विश्वास है और तुम्हारे इस टर्टल पर भी, इसे थैंक्स बोलना। अब उसके बाद एक मीटिंग होती है और उसमें हासुदा अपने डैड के सामने एक अच्छा स्टैंड लेता है, एक फर्म स्टैंड, और उनसे कहता है कि अगर हम एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेशन टावर बनाएं एनवायरमेंटल इश्यूज को माइंड में रख के तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा, जबकि अंडर सी एक्सप्लोरेशन, और ये हमें कितना फ़ायदा देगा जितना भी है लॉन्ग टर्म में नहीं दे पाएगा। अब डैड को भी हर तरह से हासुदा का प्लान ज़्यादा बेटर लग रहा था, तो वो कोतारो को रिजेक्ट करके हासुदा को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसने जो एक दफ़ा इवेंट किया था उसकी वजह से वो बच्चों में बहुत पॉपुलर हो गया था और हर कोई वहाँ पर एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेशन टावर ही देखना चाहता था जो कि रिजॉर्ट से कनेक्टेड हो। अब हासुदा मियो के पास जाता है और कहता है कि देखो, मैंने जो कहा था वो हो गया है, एक्सप्लोरेशन को मैंने रुकवा दिया है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन अब हम बीच के पास करेंगे और जो भी सी में करेंगे उसमें मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एनवायरनमेंट कम से कम इफेक्टेड रहे। उधर म्यू आज जब घर जाती है तो उसकी ईल फिश और बहुत से एनिमल्स उससे बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अब वो फिश की दुनिया से नहीं बल्कि इंसानों की दुनिया में ज्यादा घुलती मिलती जा रही है। उधर हासुदा की कंपनी में आजकल एक प्रॉब्लम चल रहा था, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि उनके शेयर्स में कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है। एक हांगकांग की फर्म थी जो उनके बहुत ज्यादा शेयर्स खरीद चुकी थी। अब वो परेशान होने लगते हैं क्योंकि इतारो ने भी अपने शेयर्स उन्हीं को ही बेच दिए थे, लेकिन उनको अभी ये अंदाजा नहीं था कि इस सारे के पीछे इतारो का हाथ है। म्यू आज जब लैब से निकलकर ऑफिस की तरफ जाने लगती है तो वो बाहर देखते हैं कि बहुत से रिपोर्टर्स खड़े हुए थे, तो उसका एक कोलीग उन रिपोर्टर्स को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए म्यू जैसा गेटअप करके बाहर निकल जाता है और दूसरी साइड से आयका म्यू को वहां से भगा के ले जाती है। लेकिन आगे म्यू को पिक करने के लिए हासुदा आया हुआ था, जो उसे अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता है और कहता है कि आज हम दोनों सिर्फ इंजॉय करेंगे, आज के दिन छुट्टी मनाते हैं। और फिर उसको अपने साथ वो एक अम्यूजमेंट पार्क में ले जाता है। उसे लगा था कि म्यू हाइट से बहुत डरती है और मैं ही इसे प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन उस दिन की बात कुछ और थी। आज के दिन म्यू तो बहुत इंजॉय कर रही थी हर किस्म की राइड पर, लेकिन हासुदा की चीखें निकली हुई थी। म्यू कहती है चाहे जो भी हो जाए, जब सी में स्टॉर्म आता था ये उससे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम्स नहीं था। वेल इन शॉर्ट वो दोनों काफी इंजॉय करते हैं और म्यू हासुदा को थैंक्स करती है कि तुमने मुझे एक और एंगल से चीज़ों को दिखाया। हम जैसे जैसे लोगों में सी क्रिएचर से प्यार बढ़ाएंगे तभी तो लोगों को अंदाज़ा होगा और वो उनको हर्ट करना बंद करेंगे। अब म्यू भी चाहती थी कि एक अंडर वाटर ऑब्जर्वेशन टावर बने। म्यू जब घर वापस जाती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रेंड ईल फिश आज उससे बात भी नहीं कर रही थी। शायद वो तो बोल रही थी, लेकिन म्यू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर अनिशी एक दिन म्यू को घेर लेता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हमारे टीवी के साथ एक प्रोग्राम करो, एक शो, उसमें हम तुम्हारा इंटरव्यू करेंगे। म्यू उसको यस कर देती है। और उसके बाद ऑफिस में जाकर म्यू हासुदा की काफी हेल्प करती है और अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग वो उस टावर की एक ऐसी लोकेशन सिलेक्ट करती है जिससे इन्वायरमेंट पर और सी क्रिएचर्स पर मिनिमम इम्पैक्ट होगा। उधर हमें इतारो को दिखाते हैं। आज वो आयका को हक करता है और उससे कहता है कि मैंने अपने शेयर्स सेल कर दिए हैं। एक्चुअली वो कभी शो नहीं कराता था, लेकिन अपने दोनों भाइयों के बीच नफरत की वजह से वो बहुत इफेक्टेड था और जिसका उसके माइंड पर और उसकी फैमिली लाइफ पर इफेक्ट हो रहा था। वो चाहता था कि अगर कंपनी ही इसकी वजह है और इसका सक्सेसर बनने की वजह से वो दोनों लड़ते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये कंपनी ही ना रहे। म्यू 2-3 दिन से काफ़ी परेशान थी। उससे कोई भी सी क्रिएचर बात नहीं कर रहे थे। वो यही बात अपने अंकल को जाकर बताती है तो वो कहते हैं कि एक्चुअली ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि तुम अब ज़्यादा ह्यूमन बनती जा रही हो और फिश कम हो। ये सुनकर म्यू बहुत अपसेट हो जाती है और आज उसने उस शो में भी जाना था जो कि अनिशी ने अरेंज किया था। हासुदा को भी उसका सेक्रेटरी ये बात बताता है तो वो भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अंदाजा था कि अगर म्यू ने कोई भी बात की तो ये इंसान उसे नहीं छोड़ेंगे और उस पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगेंगे। म्यू उस शो में जब जाती है तो वो वही बातें बताती है जो म्यू के अंकल ने उससे कही थी, लेकिन वहाँ पर वो लोग उससे काफ़ी सख्त क्वेश्चंस करने लगते हैं और कहते हैं कि दानंग यूनिवर्सिटी का नाम आप लेते हैं, वहाँ पर आपके एनरोलमेंट का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। वेल इतने में उस शो में ब्रेक आ जाती है और ब्रेक के बीच ही हासुदा वहाँ पहुँच गया था। वो म्यू को पकड़ता है, सबसे लड़ता झगड़ता, उसे प्रोटेक्ट करता हुआ वहाँ से बाहर ले जाता है।
अब वो उसे वहां से उठाकर सीधा बीच पर लेकर गया था और उसे बताता है कि यहाँ से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यही मेरी जिद की वजह से मामा को बीच में उतरना पड़ा और जिसके बाद उनकी डेथ हो गई। मैं खड़ा देखता रहा, लेकिन एक कदम भी उठाकर आगे बढ़कर उनको बचा ना सका और वो डूब गई। और इसी बात की वजह से कोंतारो आज तक उससे नफरत करता है। अब मियू यहाँ पर काफी देर से वॉक कर रही थी। उसके पैरों में दर्द होने लगता है तो हासुदा उसे पिगी बैग कैरी करता है और अपने साथ एक जगह ले जाता है। एक बहुत ओल्ड सा म्यूजियम था वहाँ पर, सी क्रिएचर से रिलेटेड। वो बचपन में वहाँ जाता था। आज वो बहुत सूनी सूनी सी जगह थी, लेकिन हासुदा उसे वहाँ पर बिठाता है और उसके लिए पानी लेने जाता है। मियू जब देखती है तो वहाँ पर मरमेड्स के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई थी। मरमेड के बारे में यही लिखा हुआ था कि वो पानी से बाहर बहुत कम टाइम के लिए रह सकती हैं और जितना समय वो बिताएंगी उतना ही वो अपने साथ रहने वालों के लिए मिस फॉर्चून लेकर आएंगी। मियू जैसे ही ये पढ़ती है तो वो रोने लगती है। उसके आंसू उसी टेबल पर गिरे थे। उसका अब यहाँ से जाने को मन नहीं करता था। वो हासुदा के साथ ही इसी दुनिया में रहना चाहती थी। हासुदा ने भी जाने से पहले अभी उसे कहा था कि मियू कोई तो रास्ता होगा कि जिससे तुम और मैं इकट्ठे हमेशा रह सके। और थोड़ी देर बाद जब हासुदा उसी म्यूजियम में वापस आता है तो मियू वहां पर नहीं थी और मरमेड की एक पेंटिंग के आगे उसके आंसू गिरे हुए देखता है तो वो सब कुछ समझ जाता है। मियू उस म्यूजियम से निकल गई थी। उसने अपनी दुनिया में वापस जाने का फैसला कर लिया था। वो अपने सारे फ्रेंड्स को मैसेज कर देती है और गुड बाय कहती हुई वहां से जा रही होती है। हासुदा उसके पीछे पीछे दौड़ता है और जैसे ही वो पानी के करीब खड़ी होती है वो उसे अंदर जाने से रोक लेता है। मियू यहाँ पर रोते रोते बेहोश हो गई थी। हासुदा देखता है तो उसके पैर उस वक्त पानी में थे और उसके पैरों की शेप फिन्स की शक्ल में बदलने लगती है। आज पहली दफा उसने मियू का ये रूप देखा था। एक्चुअली वो एक मरमेड थी। अब लास्ट पार्ट में क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।